सभी स्टूडेंट का क्लास में वेलकम है एंड गुड मॉर्निंग। अभी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आधारित है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आधारित कुछ क्वेश्चन होगा जो कि बिहार बोर्ड में आया है। बिहार बोर्ड के आए हुए कुछ क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना है तेजी से। उसके बाद हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, अब है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसमें लेंस भी आता है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। तो ये जो क्वेश्चन आने वाला है, ये जो क्वेश्चन हम लोग आगे बनाने वाले हैं, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है पीछे जो हम लोग बनाने वाले हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सामने है। पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए सभी कोई। इफ द एनी क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इज थीटा, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो कांच का अपवर्तनांक है साइन थीटा, कोसेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। क्या होगा बताना है तेजी से। कौन सा ऑप्शन होगा बताना है तेजी से सभी को। निधि सुमन का जवाब है ए नंबर, ऋतिक रोशन बी नंबर, गोविंद ए नंबर, रोशन कुमार का बी नंबर। चलिए सभी का अलग अलग क्वेश्चन जवाब आ रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा जवाब बिल्कुल सही होगा। देखिए भाई, इसमें ए नंबर अल्बर्ट हिमांशु का आया है बी नंबर। देखते हैं इसका क्या जवाब सही होगा। इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अब बड़ा कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन पूरा अब बड़ा हो गया है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इसका क्या आंसर होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कहता है कि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा है, तो सिंस क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल जो है साइन सी इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं 1/μ पढ़े हैं ना, 1/μ पढ़े हैं। यहाँ पे सी का ही मान क्या दे दिया है, सी का ही मान क्या दे दिया है थीटा। तो देयरफॉर ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/μ। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये म्यू इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, बी इज करेक्ट आंसर। तो बी नंबर जो दिए हैं जवाब, उसका सही जवाब है। तो बी नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अब हम लोगों का इस जगह दूसरा नंबर। देखिए भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है सामने है। व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम, देन विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट नॉट चेंज। जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जाता है तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। ये सब क्वेश्चन जो लिए हैं ये बिहार बोर्ड से क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन सब आया है, लेकिन पता ही होगा क्वेश्चन रिपीट भी करता है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। आप सबको मन से और ध्यान से बनाना है। इसमें है वेलोसिटी, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो याद होगा जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, बाकी सब चीज चेंज हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। ये कई बार रिमेंबर पॉइंट में भी हुआ है, क्वेश्चन में भी हुआ है, तो सबको अब याद हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन के कारण फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। तो रिमेंबर पॉइंट जो पीछे लिखाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आप बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर आ गया है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौर से देखना है 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए भाई क्लास, आज ये नया लेक्चर शुरू होने वाला है। इस क्वेश्चन के थोड़ी देर के बाद नया लेक्चर शुरू होगा। क्लास ये जो है प्राइवेट भी वीडियो आज हो सकता है, इसलिए क्लास जो करेगा उसी को क्लास मिल पाएगा लेक्चर, नहीं तो लेक्चर नहीं मिल पाएगा। देखिए गौर कीजिए, द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। कहते हैं बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर हो सकती है, किसके द्वारा? ओनली कनकेव मिरर, ओनली कन्वेक्स मिरर, बोथ, नन ऑफ दिस। इसमें से क्या जवाब होगा? दोनों के कारण, या केवल कन्वेक्स के कारण, या केवल कनकेव के कारण? तो बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर होती है, किसके द्वारा? तो परावर्तन के बाद किसके द्वारा बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें समांतर हो सकती है? देखिए इसको समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग कनकेव का बनाते हैं, कनकेव। देखिए कनकेव मिरर का यहाँ पर लेते हैं हम लोग, ये रहा कनकेव, ये कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में, क्योंकि मिरर से ही परावर्तन होगा, क्योंकि परावर्तन कहाँ से होगा? मिरर से। ये क्वेश्चन यहाँ पे मिरर का है, क्योंकि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लिए है, ये मिरर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग अब ध्यान देंगे इस जगह कि ये एक मिरर है, और इस मिरर पर बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण, तो बिंदु स्रोत से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी, यहाँ पर यह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो बिंदु स्रोत से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होगी, अगर ये बिंदु स्रोत है तो परावर्तन जैसे ही होगा यहाँ पर, ये प्रकाश की किरण अब क्या होगी? समांतर होगी। लेकिन अगर हम लोग कन्वेक्स में रखेंगे तो कन्वेक्स में समांतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि कन्वेक्स में क्या होगी, गौर करना है। कन्वेक्स में क्या होगी? कन्वेक्स में अगर हम लोग चलते हैं कन्वेक्स मिरर में, तो ये रहा कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है। और कन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम लोग लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर अगर हम बिंदु स्रोत को यूज करते हैं, तो बिंदु स्रोत को अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये प्रकाश की किरण जब वहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो ये सब कहाँ जाएगी? फोकस पर जाएगी, और ये फोकस पर जाएगी तो ये कभी भी समांतर नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका जवाब केवल क्या होगा? ए नंबर, ओनली ए नंबर इसका जवाब होगा। ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय कनकेव मिरर ओनली। कनकेव मिरर से ही ये समांतर हो सकती है, वरना समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि समांतर होने की बात है तो कनकेव मिरर के द्वारा ही समांतर होगा। तो बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन होता है तो कुछ थोड़ा सा तो घुमा हुआ रहता है। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पे जवाब बोध दे देता है, लेकिन बोध गलती हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर में जो है बिंदु स्रोत से लाइट हमेशा डाइवर्ज कर जाएगा, कभी भी पैरेलल नहीं होगा, इसलिए कनकेव मिरर यहाँ पर जवाब होगा। तो ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर, तो जवाब यहाँ कनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 4 नंबर। देखिए भाई 4 नंबर क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ पर आज। देखिए वर्चुअल इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन इसीलिए दर्पण का भी आ गया है, कुछ रिफ्रैक्शन का भी आ गया है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों का क्वेश्चन है इसमें। देखिए वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, इसमें से कोई नहीं। जवाब देना है तेजी से, तेजी से जवाब देना है। इसमें से बहुत से स्टूडेंट, श्वेता कुमारी, रोशन राज, प्रीति गुप्ता, आदर्श कुमार, उत्सव कुमार, आयुषी प्रिया, सभी का जवाब बी नंबर आ रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कनकेव जो है बड़ा बनाता है, और प्लेन मिरर जो है उसी आकार का बनाता है। यह क्वेश्चन बोल रहा है बड़ा प्रतिबिंब, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर।
बी नंबर इसका सही जवाब होगा। तो बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी नंबर जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आ गया है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द क्रिटिकल एंगल बिकम्स मैक्सिमम व्हेन लाइट मूव फ्रॉम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जब प्रकाश ग्लास से वाटर में जाती है, ग्लास से एयर में जाती है, डायमंड से एयर में जाती है, वाटर से एयर में जाती है। तो बताइए किसमें सबसे ज्यादा क्रांति कौन होगा। इसमें से क्या जवाब होगा। ग्लास टू वाटर, ग्लास टू एयर, इसमें से क्या जवाब होगा। देखिए भाई यहाँ पे इसमें से देखना होगा, इसमें से अधिकांश स्टूडेंट जवाब बी नंबर ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप सब जो जवाब दे रहे हो आपको क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए, कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। जैसे कि आशीष भाटिया लिखे हैं 5 का बी नंबर, इसी तरह नवतीश कुमार भी लिखे हैं 5 का बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए गौर कीजिए, ग्लास टू एयर, अगर हम ए नंबर को सॉल्व करें, ए नंबर के लिए देखें तो ए नंबर के लिए गौर कीजिए, ये है ग्लास टू वाटर। ग्लास टू वाटर का मतलब है म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी। ये म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 3/2। ये कितना आ गया 8/9। ये मान जिसका कम होगा उसका क्रांतिक कोण जो है ज्यादा होगा। तो कहता है क्रांतिक कोण अधिकतम। बी नंबर लेते हैं, बी नंबर देखिए ग्लास टू एयर, तो यहाँ पर है म्यू ग्लास टू एयर, तो यहाँ पर हो जाएगा एयर और बाय हो जाएगा ग्लास, तो ये हो जाएगा 1 बाय हो जाएगा 3/2, ये हो गया कितना 2/3। अब यहाँ पे सी नंबर, सी में क्या है डायमंड टू एयर, तो यहाँ पर है डायमंड टू एयर, ये हो जाएगा एयर और बाय हो जाएगा यहाँ पर डायमंड, तो एयर का 1, डायमंड का कितना 2.42। देखना पड़ेगा डिवाइड करके। अगर डी नंबर देखते हैं तो वाटर टू एयर, तो ये हो गया वाटर टू एयर, तो यहाँ पर हो गया एयर और यहाँ पर हो गया वाटर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मान कितना आएगा, देखिए भाई तो यहाँ पर मान कितना आएगा गौर कीजिए, ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0.75 आता है, इसका 0.67 आता है, इसका कितना आता है 8/9 का, और 1 बाई इतना का 8/9 कितना आता है देखना पड़ेगा, 8/9 और 1/2.24, 8/9 कितना आता है 0. बस हो गया 8/9 हम जानना चाह रहे हैं 8/9 क्या आता है। देखिए भाई यहाँ पर अगर हम लोग निकालते हैं 8/9 तो ये आता है 0.88, ये आता है 0.88, और अगर हम ये निकालना चाहते हैं 1/2.42 तो इसका मान आ जाएगा 0.0413। अब देखिए जिसका मान सबसे कम है उसी का क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा, तो किसका सबसे कम है सी नंबर, तो सी नंबर का सबसे ज़्यादा क्रांतिक कोण निकलेगा, तो सी नंबर का सबसे ज़्यादा क्रांतिक कोण निकलेगा, इसलिए इसका जवाब क्या होगा सी नंबर, बिकॉज क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें जिसका कम है उसी का क्रांतिक कोण सबसे ज़्यादा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर है 6 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। चलिए 6 नंबर का देखिए क्या जवाब होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए इसका क्या जवाब है। क्वेश्चन है यहाँ पर
क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन विच टेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है अपवर्तन कोण? बताइए भाई, क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो बिल्कुल सही, 90 डिग्री इसका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिगर में पढ़े हैं कि जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर जाती है तो इस स्थिति में यहाँ से जो जाएगा एंगल ये सतह पर से ही चला जाता है, ये आर का मान कितना हो जाता है? 90। तब ये एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। तो जवाब क्या होगा इसका? सी नंबर। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो हसनैन जावेद, छोटू सिंह निषाद, चलिए बिल्कुल सी नंबर जो उसने जवाब दिए हैं, अनीश यादव, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई एयर बबल स्पार्कलिंग इनसाइड वाटर। इसका हिंदी है, इसका हिंदी है, इसका हिंदी है पानी के अंदर हवा का बुलबुला क्यों चमकता है। तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे क्लास में। इसका क्या जवाब होगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, या डिफ्रैक्शन। इसका हिंदी है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। इसमें क्या जवाब होगा? चलिए भाई तेजी से जवाब दीजिए आप सभी स्टूडेंट, इसका क्या जवाब होगा? सेवन का सी नंबर जवाब दे रहे हैं। चलिए सी नंबर बिल्कुल सही है, सी करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल सही है। और ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड से लिया गया है, बिहार बोर्ड में ऐसा ही को ये सब क्वेश्चन आया था। एक तरह से इस चैप्टर का ये क्वेश्चन भी आपका बिहार बोर्ड का सॉल्व हो गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर, द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड, द बॉटम, द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड लुक स्लाइटली अप ड्यू टू। इसका हिंदी है झील की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। हिंदी है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। तो प्रकाश की कौन सी घटना के कारण झील की तली यानी पेंदी कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है? बताइए। 8 का जवाब दे रहे हैं अभिषेक कुमार, बी नंबर, राकेश कुमार, सी नंबर। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस अभी कहाँ से आया जी? इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिभा झा भी बी नंबर जवाब दे रही हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उत्सव कुमार, मनीष कुमार, सभी का जवाब बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलें और अगला जो क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस योरसेल्फ द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस योरसेल्फ द क्वेश्चन ऑफ बोर्ड। देखिए भाई, जितना अभी तक पढ़ाई हुई है, अभी तक हम लोग ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़े हैं? ऑप्टिक्स में पढ़ाई हुई है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद पढ़ाई हुआ है मिरर, मिरर के बाद पढ़ाई हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद अब पढ़ाई होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हम लोग पढ़े हैं, और अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो चलते हैं हम लोग स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उस पर, और अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। देखिए भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा।
देखिए भाई, तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन जो है, सिलेबस के आधार पर रिफ्रैक्शन दो तरह से संभव है। एक रिफ्रैक्शन संभव है प्लेन सरफेस के द्वारा, जिसमें कि कांच का एक प्लेट होता है, उसमें द्वारा रिफ्रैक्शन होता है, उसको प्लेन सरफेस कहते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। दूसरा है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं, ये जो पढ़े हैं ये रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस हम लोग पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़े हैं। और अब यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हम लोगों को अब पढ़ना है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन जनरली दो प्रकार के सरफेस द्वारा होता है। एक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस और दूसरा है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में ही हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरेज के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये सारी बातें हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में प्लेन सरफेस में पढ़ते हैं। और अब पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में ये पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ये आज न्यू चैप्टर है और इस न्यू चैप्टर में हम लोग का न्यू चैप्टर है और न्यू चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हिंदी में इसे गोलाकार अपवर्तक सतह कहा जाता है। हिंदी में इसे गोलाकार अपवर्तक सतह कहते हैं। देखिए भाई, ए सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हिंदी है इसका, हिंदी है वह सतह जो दो अलग अपवर्तनांक वाले सतह को अलग करता हो, जो दो अपवर्तनांक वाले सतह को अलग करता हो, उसे अपवर्तन उसे उसे देखिए भाई, यहाँ पर होगा उसे, इसका नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं, वह सतह जो दो अलग अपवर्तनांक वाले सतह को अलग करता हो, उसे गोलाकार अपवर्तक सतह कहते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर नीचे आपको लिख दे रहे हैं, उसे गोलाकार गोलाकार अपवर्तक उसे गोलाकार अपवर्तक सतह कहते हैं। तो हिंदी है वह सतह जो दो अलग अपवर्तनांक वाले सतह को अलग करता हो, उसे गोलाकार अपवर्तक सतह कहते हैं। अब गोलाकार अपवर्तक सतह, अब देखिए आगे आगे हम लोग बढ़े, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें और यहाँ पर आते हैं। गोलाकार अपवर्तक सतह जो है ये दो प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब गोलाकार अपवर्तक सतह का प्रकार, गोलाकार अपवर्तक सतह का प्रकार। तो देखिए भाई, तो गोलाकार अपवर्तक सतह का प्रकार कौन कौन सा होगा, गौर करना है। ये हो गया गोलाकार अपवर्तक अपवर्तक सतह का प्रकार। तो गोलाकार अपवर्तक सतह का प्रकार कौन कौन होता है। पहला होता है कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका हिंदी है अवतल गोलाकार अपवर्तक सतह, अवतल गोलाकार अपवर्तक सतह। और दूसरा है उत्तल गोलाकार अपवर्तक सतह। तो गोलाकार अपवर्तक सतह दो प्रकार का होता है, एक है अवतल गोलाकार अपवर्तक सतह और दूसरा है उत्तल गोलाकार अपवर्तक सतह। तो याद रखना है, पहला है अवतल गोलाकार अपवर्तक सतह और दूसरा है उत्तल गोलाकार अपवर्तक सतह। ये गोलाकार अपवर्तक सतह क्या है, इसको अब समझते हैं फिगर द्वारा। देखिए भाई, इसको फिगर द्वारा हम लोग अब समझते हैं। इसको फिगर द्वारा समझने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, पीछे पढ़ाए थे मिरर,
मिरर में सबको बताए थे, ये एक कांच का खोखला गोला, ये एक कांच का खोखला गोला है। कांच के खोखला गोला को हम लोग स्फेरिकल सरफेस कहते हैं। कांच के खोखला गोला को क्या कहते हैं? स्फेरिकल सरफेस। ये बना हुआ होता है ग्लास का, ये बना हुआ है ग्लास का है, और ये अंदर में क्या है? हॉलो है। ये जनरली ऐसा है, लेकिन ये जरूर नहीं कि केवल ग्लास का हो, दूसरे चीज़ों से भी बनाया जा सकता है। इसको क्वार्ट्ज से भी बनाया जा सकता है, इसको पोलराइड से बनाया जा सकता है, क्योंकि पोलराइड भी तो कांच जैसा होता है, तो उससे भी बनाया जा सकता है। इसलिए याद रखना है। इसलिए ये मत सोचना है कि केवल हम ग्लास बोल दिए तो ग्लास से होगा, लेकिन पढ़ने के लिए समझने के लिए अच्छा रहता है, इसलिए उदाहरण हम ग्लास का ले रहे हैं। ये ग्लास का बना हुआ एक खोखला सतह है, अंदर से खाली है। इस सतह को हम लोग जो है अब कटिंग करते हैं। इसको यहाँ पर क्या करते हैं? कटिंग। कटिंग जैसे कि दर्पण बनाने में किए थे, उसी तरह से इसको हम लोग कटिंग करते हैं। यहाँ पर दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया। दर्पण भी ऐसे ही बनाए थे। उसमें क्या करते थे? एक ओर से रंग देते थे उसको। यहाँ पे रंगना नहीं है, क्योंकि दोनों ओर यहाँ पे सरफेस जो है वो लाइट आर पार होता है, इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्शन होना है। तो इस जगह जो है हमारे पास तब दो सरफेस आ गया। एक सरफेस हो गया इधर वाला, और एक सरफेस हो गया इधर वाला। अब देखिए, ये जो सरफेस है इसे हम लोग तब कहेंगे, इस तरह के सरफेस को हम लोग यहाँ पर कहेंगे, इस तरह के सरफेस को कहेंगे कन्वेक्स, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और इधर वाला सरफेस को कहेंगे कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो ये वाला सरफेस है कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो ध्यान देना है, एक हो गया कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और दूसरा हो गया कनकेव स्फेरिकल सरफेस। इसी को बाद में हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और इसी को बाद में हम लोग कनकेव लेंस बोलते हैं। मिरर जब बनाना होता था, एक तरफ रंग देते थे तो ये कन्वेक्स मिरर हो जाता था, और ये कनकेव मिरर हो जाता था। तो इस तरह से कह सकते हैं स्फेरिकल सरफेस जो है ये कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। स्फेरिकल सरफेस दो प्रकार का होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। देखिए भाई, अब यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस से संबंधित कुछ बात यहाँ पे समझना है। यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस से संबंधित जो कुछ बात है वो है क्या, उस बात को समझना है। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, इसी में कुछ चीज़ों को और हम लोग को समझना है। ये स्फेरिकल सरफेस से संबंधित जो चीज़ें हैं इसी को हम लोग लेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लेंस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ताल। हिंदी क्या होता है? लेंस का ताल। लेकिन कोई आदमी ताल बोलता नहीं है, ज़्यादातर सब आदमी लेंस लेंस, हिंदी में भी लिखना है तो लेंस उसी तरह से लिखता है। तो देखिए लेंस है क्या, अब ये हम लोग समझना है हम लोगों को। व्हाट इज लेंस? तो यहाँ पर आते हैं और ये समझते हैं कि लेंस क्या है। लेंस को हम लोग इस तरह हिंदी में लिखते हैं, लेकिन लेंस ये इसका हिंदी है नहीं, इसका हिंदी क्या होता है? ताल होता है। इसको हम लोग ताल कहते हैं। तो आखिर लेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज लेंस? लेंस है क्या? देखिए भाई, द द रिफ्रैक्टिंग द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द रिफ्रैक्टिंग सरफेस which is which is bonded by two different surface, which is bonded by two different surface, which is bonded by two different surface, but but one surface but one surface must be a spherical surface. The refracting surface which is bonded by two different surface, but
one surface must be spherical surface. It is called lens. It is called lens. अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में। देखिए भाई, लेंस का हिंदी तो अभी लिख दिए हैं, लेंस का हिंदी ताल होता है। चलो देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं, गौर कीजिए। तो यहाँ पर याद रखना है, द रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज बॉन्डेड बाय टू टू डिफरेंट सरफेस बट वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस, इट इज कॉल्ड लेंस। इसका हिंदी है, वह अपवर्तक सतह, वह अपवर्तक सतह जो दो सतहों से घिरा होता है, वह अपवर्तक सतह जो दो सतहों से घिरा होता है। घिरा लिखो ना, भौसिकार रो का घिरा होता है, घिरा होता है, जिसमें कम से कम, जिसमें कम से कम एक सतह अवश्य ही गोलाकार सतह होता है, जिसमें एक सतह कम से कम अवश्य ही गोलाकार सतह होता है, इसे ही लेंस कहा जाता है, इसे ही लेंस कहा जाता है। तो देखिए भाई, तो हम लोगों के सामने अब लेंस है। देखिए, तो द रिफ्रैक्टिंग सरफेस which is bonded by two different surface but one surface must be spherical surface, it is called lens। इसी को लेंस कहा जाता है। इसको हम लोग लेंस का डिफिनेशन ऐसे करके भी दे सकते हैं, द ट्रांसपेरेंट सरफेस which is bonded by two different surface at least containing at least one spherical surface, it is called lens। लेंस का ऐसे भी हम डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। देखिए भाई, अब आगे गौर कीजिए, कितने टाइप का लेंस होता है, टाइप ऑफ लेंस। तो यहाँ पर आगे है टाइप ऑफ लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है। चलिए भाई, लेंस कितने प्रकार का होता है, जवाब देना है सभी को। लेंस कितने प्रकार का होगा, लेंस कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस बताना है तेजी से। लेंस कितने प्रकार का होगा, बताइए। दो प्रकार का। देखो शिवेश कुमार, नवतेश कुमार, सही जवाब है, लेंस दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। तो यहाँ पे पहला नंबर है, पहला नंबर है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, और इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा नंबर है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार का लेंस होता है, एक होता है कनकेव लेंस, दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस एंड द कनकेव लेंस इज ऑल्सो नॉन एज द डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम लोग इस प्रकार से कहते हैं। अब देखिए भाई, अगर हम पीछे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो लेंस में कम से कम दो सतह होता है ना। लेंस में दो सतह होता है। तो दो सतह जब होता है लेंस में, तो तय है यहाँ पर इसमें भी तब दो सतह होगा यहाँ पर। तो इसमें भी ये जिससे कटा है ना, उससे इस तरह से जो कट करके आया है, ये हिस्सा जो कट के आया है, ये हिस्सा है इसका। और यहाँ से ये जो इससे कट करके आया है ना, ये हिस्सा है इसका। तो यहाँ पर हो गया एक सतह दो सतह, एक सतह दो सतह। तो कम से कम दो सतह होता है इसमें, लेकिन एक सतह वक्र होगा, ये क्लियर है। एक सतह वक्र होगा, दूसरा सतह वक्र भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस जगह समझते हैं, इस जगह कि कन्वेक्स लेंस कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ
कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कितने टाइप का होता है, मतलब उत्तल लेंस का प्रकार। तो उत्तल, पहले तो लेंस दो प्रकार का हो गया, अब उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो याद रखना है, देयर आर देयर आर फोर देयर आर 4 टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस। याद रखना है, उत्तल लेंस जो है ये 4 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस जो है ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भाई? पहला नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं इक्यू इक्यू कन्वेक्स लेंस। इक्यू कन्वेक्स लेंस। दूसरा नंबर है डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका, तीसरा नंबर है यहाँ पर, तीसरा नंबर है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और चौथा नंबर है कनकेवो कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो देखिए भाई, कन्वेक्स लेंस जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है इक्यू कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और कनकेवो कन्वेक्स लेंस। अब प्रश्न है इसका हिंदी क्या है। इस सब का हिंदी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका हिंदी है सम उत्तल सम उत्तल लेंस। इसका हिंदी है द्वि द्वि उत्तल लेंस। इसका हिंदी है समतलो समतलो उत्तल लेंस। और इसका हिंदी है अवतलो अवतलो उत्तल लेंस। अवतलो उत्तल लेंस। तो 4 प्रकार का उत्तल लेंस होता है। तो याद रखना है, कन्वेक्स लेंस कितने टाइप का होता है? 4 प्रकार का होता है। तूफान कुमार देखो, हिंदी सबका लिख दिए हैं। सम उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। सबका हिंदी लिख दिया भाई। यहाँ पर लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, दर्पण नहीं है। देखिए, चलिए, अब ये इस सब का फिगर से समझना है, इसका फिगर कैसा होगा। इसके फिगर पे ध्यान देना है। देखिए इसका फिगर कैसा होगा। यहाँ पर आते हैं, सबका फिगर हम लोग बनाते हैं। गौर कीजिए, ये है दोनों सतह, इसका जो है बराबर है। इसका एक सतह का रेडियस ज्यादा है, दूसरे सतह का रेडियस कम है। इसका एक सतह समतल है, दूसरा सतह उत्तल है। इसका एक सतह अवतल है और दूसरा सतह उत्तल है। देखिए यहाँ पर ये दोनों सतह का रेडियस बराबर है, यानी पहले सतह का जितना रेडियस है दूसरे का भी रेडियस बराबर है। इसको इक्यू कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। डबल कन्वेक्स क्या है? इधर का रेडियस कुछ तो इधर का रेडियस कुछ, दोनों का रेडियस अलग अलग है, ये डबल कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। प्लेनो कन्वेक्स, इधर का रेडियस
चलिए भाई देखिए, अब साउंड आ गया होगा। बैटरी डिस्चार्ज कर गया था, इसलिए बैटरी लगाना पड़ा। तो डिस्चार्ज तो एनर्जी तो सबसे बड़ा चीज़ है ना। एनर्जी तो, एनर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। देखो, तो ये जो है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस फोर टाइप का होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ये चार प्रकार का हो गया। अब है कनकेव लेंस, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस पर आते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, गौर करना है। कनकेव लेंस, टाइप ऑफ कनकेव लेंस, टाइप ऑफ कनकेव लेंस। तो याद रखना है, देयर आर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस भी चार प्रकार का होता है। तो कनकेव लेंस भी चार प्रकार का होता है। देखिए, तो कनकेव लेंस भी चार प्रकार का होता है। तो पहला जो नंबर है कनकेव लेंस का, आवाज़ सबको जा रही है। देखिए, अब यहाँ पे गौर कीजिए, इस जगह हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा। इस जगह हम लोग देख सकते हैं पहला नंबर जो है यहाँ पर है इक्यू 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 कनकेव लेंस। ये है इक्यू कनकेव लेंस। दूसरा नंबर है यहाँ पर, दूसरा नंबर, ये पहले इसका हिंदी लिख देते हैं। इसका हिंदी है सम अवतल, सम अवतल लेंस, सम अवतल लेंस। अब इसका फिगर भी बना देते हैं यहाँ पर। देखिए, ये सम अवतल लेंस मतलब दोनों जो लेंस है, दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्या बिल्कुल इक्वल होगी। अब दूसरा नंबर लेते हैं यहाँ पर। दूसरा जो नंबर है यहाँ पर, यह है डबल डबल कन्वेक्स डबल कनकेव लेंस। दूसरा जो है ये क्या है, डबल कनकेव लेंस। और तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है प्लेनो। ये है प्लेनो कनकेव लेंस, ये है प्लेनो कनकेव लेंस। और चौथा नंबर क्या है, यह है कन्वेक्सो कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ये है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। अब सबका हिंदी लिख दे रहे हैं। सम अवतल लेंस, इसका हिंदी है द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल लेंस। इसका हिंदी है समतलो समतलोवतल समतलोवतल लेंस। इसका हिंदी है उत्तलोवतल लेंस, उत्तलोवतल लेंस। इसका हिंदी है उत्तलोवतल लेंस। अब देखिए भाई, सभी का यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, गौर करना है। सभी का फिगर यहाँ पर, इसका फिगर हो गया, इधर का रेडियस अलग, इधर का रेडियस अलग। इसका फिगर हो गया इस तरह से, ऐसे। इसका फिगर हो गया, पहले है उत्तल और बाद में है अवतल, इस तरह से। देखिए भाई, यहाँ पर गौर कीजिए, सभी स्टूडेंट गौर करो भाई। देखो, यहाँ पर रेडियस दोनों तरफ बिल्कुल बराबर, यहाँ पे रेडियस बिल्कुल अलग अलग। इधर का रेडियस r1 इक्वल टू इन्फिनिटी, इधर r2, इधर का r1, इधर का r2। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि कनकेव लेंस जो है ये भी चार प्रकार का होता है, और कन्वेक्स लेंस जो है ये भी चार प्रकार का होता है। चलिए, सभी कोई एग्जाम देंगे, जितना पढ़ रहे हैं सब तो 2022 में ही एग्जाम देंगे ना। चलिए, नोट हो गया सभी का, आगे बढ़ा जाए। साउंड तो साफ जा रहा है जी। साक्षी, प्रिया, साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से देखो, अपना मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ।
यहाँ से साउंड क्लियर है? चलिए भाई एक बार पीछे चलते हैं, एक बार पीछे चलते हैं, गौर करते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। ये लेंस क्या है? तो सबसे पहले लेंस का ये डेफिनेशन हो गया, द रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज बॉन्डेड बाय टू डिफरेंट सरफेस बट वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस, इट इज कॉल्ड लेंस। टाइप ऑफ लेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े तो यहाँ पर आ गया कनकेव लेंस चार प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कन्वेक्स लेंस भी चार प्रकार का होता है। आगे अब बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे लेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि मिरर में था, जैसे कि मिरर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, पढ़ाए थे, याद होगा, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब पॉइंट था ना। उसी तरह से लेंस में भी होता है, तो लेंस में भी सारे पॉइंट को हम लोगों को समझना है। देखिए सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहला नंबर है यहाँ पर पोल। पोल को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पोल को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। तो पोल को हम लोग ध्रुव कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। इसका हिंदी है गोलीय अपवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय अपवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए भाई इसका फिगर यहाँ पर हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, इसका फिगर हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो बिंदु है इसमें, ये जो बिंदु है इस पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यही पॉइंट इसका क्या है? पोल है। यही पॉइंट इसका क्या है? पोल है। तो याद रखना है इसी को हम लोग पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोल। तो द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। तो मिरर में तो पढ़े ही हैं पोल क्या है, यहाँ पर लेंस का मामला आ गया है, इसलिए लेंस में भी ध्यान देना है, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए हम ये मान के चलें, देखो मिरर में तो ये सब पढ़ा ही है, समझता ही होगा, तो फिर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर दिक्कत है, इसलिए सब पॉइंट को लेकर के ही चलना है, दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर टू। नंबर टू पर चलते हैं, टू नंबर पर, टू नंबर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी होता है वक्रता त्रिज्या। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। देखिए द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल, द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द कर्व्ड रिफ्रैक्शन सरफेस फॉर्म इज ए पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका हिंदी है, दो नंबर का हिंदी बोल रहे, दो नंबर का, किसी गोला का वह केंद्र, यानी गोली सतह लिख सकते हैं, खोखला गोला, किसी गोली सतह का वह केंद्र, वह केंद्र जो जो एक वक्र अपवर्तक सतह के लिए होता है, जो एक वक्र अपवर्तक सतह के लिए होता है, उसे उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए भाई तो अब यहाँ पर अगर हम लोग समझें वक्रता केंद्र को, तो देखिए वक्रता केंद्र को समझने के लिए गौर कीजिए, यहाँ से दो सरफेस इसमें होता है, लेंस में कितना सरफेस होता है? दो सरफेस। तो ये भी एक टुकड़ा, ये भी एक टुकड़ा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसलिए यहाँ पर इस टुकड़े उस टुकड़े दोनों का अपना वक्रता केंद्र होगा, इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ पर अगर हम इस तरफ वाले को सी मानते हैं तो इस तरफ वाले को क्या लेंगे? सी डैश लेंगे। इधर सी है तो इस तरफ क्या है? सी डैश, क्योंकि जिस गोला से ये कटा है उसी का एक केंद्र होगा, उसी केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। यही चीज आगे जा करके जो है 2f या 2f डैश हो जाता है, यहाँ पे 2f या 2f डैश हो जाता है, आगे चल करके उसके बारे में बताएंगे। चलिए तीसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, और तीसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। डिफिनेशन है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्म ए पार्ट।
इसका हिंदी हुआ यह यह एक गोली सतह का त्रिज्या है। यह एक गोली सतह का त्रिज्या है जिसके द्वारा जिसके द्वारा वक्र अपवर्तक सतह को बनाया जाता है। यह एक गोली सतह का त्रिज्या है जिसके द्वारा वक्र अपवर्तक सतह को बनाया जाता है। जिसके द्वारा वक्र अपवर्तक सतह को बनाया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर समझते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर अगर हम इसके दो पार्ट को देखते हैं, यहाँ से अगर हम इसका दो पार्ट को देखते हैं, तो पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट, इसका रेडियस इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा R1। और दूसरा पार्ट जो है, ये दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट का जो रेडियस है वो इस तरफ हो जाएगा और ये हो जाएगा R2। तो दूसरे पार्ट का रेडियस इधर हो जाएगा, पहले पार्ट का रेडियस इधर हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट इस तरफ रेडियस हो रहा है, ये पार्ट इस तरफ रेडियस हो रहा है। तो इधर हो गया R1 और उधर हो गया R2। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो पार्ट है और इसीलिए दो पार्ट का रेडियस, इसका इधर और उसका उधर, इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर हम लोग का आ गया है 4। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, देखो भाई, पॉइंट नंबर 4 क्या है ये हम लोगों को समझना है। पॉइंट नंबर 4 क्या है ये हम लोगों को समझना है, गौर कीजिए। देखो, शांति बनाए रखो सभी कोई। देखो गौर करो आप लोग, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में है ए लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसका हिंदी है वक्र अपवर्तक सतह। वक्र अपवर्तक सतह, वक्र अपवर्तक सतह के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। को प्रधान अक्ष कहते हैं। को प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए भाई, तो गौर कीजिए, ये प्रधान अक्ष क्या है। तो ये रहा कन्वेक्स लेंस और ये रहा कनकेव लेंस। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये इससे बीचों बीच जो होकर जाने वाली ये रेखा है, जो यहाँ पर, यहाँ पोल है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी डैश है, इस जगह जो जाने वाली रेखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस जगह ये पी है, इस तरफ सी है और इस तरफ सी डैश है, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए भाई, गौर कीजिए, इसे ही हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। देखो भाई, आप लोग अपना शांति बना करके क्लास करो, शांति बना करके पढ़ाई करो और उसी में फायदा होने वाला है। देखो, थोड़ा देर समय लेट हो सकता है, इसके लिए घबराने से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यह है एपर्चर। एपर्चर को हम लोग द्वारक कहते हैं। एपर्चर को क्या कहते हैं, द्वारक। मिरर में जितना चीज पढ़ा है वही इसमें लागू होगा ऐसा नहीं है। नाम केवल दिखने में है लेकिन चीजें अलग अलग हो जाती है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। मिरर में और लेंस में बहुत अंतर है। देखिए, वहाँ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, बहुत अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चलें इसमें, तो देखिए एपर्चर, एपर्चर नंबर पर हम लोग चल रहे हैं। एपर्चर का हिंदी है द्वारक। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एक्सपेक्टेड टू द इंसिडेंट लाइट। इसका हिंदी है, यह गोलीय अपवर्तक सतह का, यह गोलीय अपवर्तक सतह का, गोलीय अपवर्तक सतह का एक एक व्यास के रूप में उपयोग होता है। व्यास के रूप में उपयोग होता है। व्यास के रूप में उपयोग होता है जो जो आपतित प्रकाश
जो आपतित प्रकाश को जो आपतित प्रकाश को ग्रहण करता है या निर्गत करता है, जो आपतित प्रकाश को ग्रहण करता है या निर्गत करता है। देखिए भाई, इसका फिगर जब हम लोग बनाएंगे तो हिंदी सभी का लिख दे रहे हैं बाबू, हिंदी अपना अपना सब कोई लिख लो। हिंदी बोलते जाते हैं, हिंदी सभी को लिखते जाना है। बहुत जगह हिंदी लिख दिए हैं, अब कुछ जगह अपने से भी लिखने का कोशिश करना। हिंदी हिंदी बहुत जगह लिख दिए हैं, कुछ जगह अपने से भी कोशिश करना हिंदी लिखने का। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, इसी को हम लोग इसका एपर्चर कहते हैं। इट इज द एपर्चर, यही इसका एपर्चर है, यही इसका एपर्चर है। इट इज द एपर्चर। ये कन्वेक्स लेंस का एपर्चर है, ये कनकेव लेंस का एपर्चर है। इसी को हम लोग एपर्चर कहते हैं, इसी को द्वारक कहा जाता है। इसी पर प्रकाश की किरणें जो है पड़ती है, इसी पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। ये या तो ये आपतित होती है, उसके बाद क्या होती है, निर्गत होती है, यानी अपवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसका दूसरा फिगर भी इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। इसका दूसरा फिगर हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, ये एक लेंस है और इसका ये द्वारक है। इस पर जितनी भी किरणें होगी सभी इसी द्वारक पर ही पड़ती है, इसी द्वारक पर पड़ती है। ये एक तरह से इसका व्यास होता है, ये एक तरह से कह सकते हैं इसका क्या होता है, एक व्यास होता है। तो यहाँ पर ये हम इसको बना रहे हैं कनकेव के लिए, ये कनकेव के लिए हो गया। और यहाँ पर जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं सब इसके द्वारक पर ही आती है, इसी द्वारक पर आती है और यहीं से चलकर वो क्या होती है, अपवर्तित होती है। यहीं से चलकर वो अपवर्तित होती है, इसी को हम लोग यहाँ पर द्वारक कहते हैं। इट इज द एपरेचर ऑफ द लेंस, इट इज द एपरेचर ऑफ द लेंस। यही लेंस का क्या है, एपरेचर है। चलिए, सभी का नोट हो गया है एपरेचर के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे है यहाँ पर कुछ पॉइंट। देखिए भाई, यही आज का लास्ट पॉइंट है। इट इज द लास्ट पॉइंट टुडे, या आज का अंतिम पॉइंट है। देखिए, इसके बाद हम लोग फिर कल आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर है इस जगह एजम्पशन। एजम्पशन मतलब क्या होता है? एजम्पशन मतलब होता है जो हम लोग मानते हैं, माना गया। तो देखिए, लेंस से जनरली प्रकाश की किरण अपवर्तित जैसे तैसे नहीं होती। उसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो शुरू में ही ध्यान देना चाहिए। तीन चीजें कौन कौन सी है? वाइल स्टडिंग रिफ्रैक्शन, गौर करना है, वाइल स्टडिंग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल यानी गोलीय सतह से अपवर्तन के दौरान, गोलीय सतह से अपवर्तन के दौरान, गोलीय सतह से अपवर्तन के दौरान कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए भाई, आगे इस चैप्टर में बहुत सारा लॉन्ग थ्योरी आने वाला है। अभी तक आप लोग जितने भी चैप्टर ऑप्टिक्स में पढ़े हो, बोर्ड में आने वाला कोई लॉन्ग थ्योरी नहीं है। अभी तक जितने पढ़े हैं, न्यूमेरिकल्स बताए हैं, ढेर सारी चीज पढ़े हैं, लेकिन वो सब कंपटीशन के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए है। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर, जो ये चैप्टर है लेंस, इससे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, जो भी बोर्ड हो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट गौर करना है। फर्स्ट पॉइंट है द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। हिंदी है, अपवर्तक गोली सतह का द्वारक छोटा होना चाहिए। अपवर्तक गोली सतह का द्वारक छोटा होना चाहिए। अपवर्तक गोली सतह का द्वारक छोटा होना चाहिए। पहला का हिंदी है, अपवर्तक गोली सतह का द्वारक छोटा होना चाहिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जब हम लोग बनाएंगे थ्योरी उसमें सबका यूज होगा।
तो पहला नंबर है अपवर्तक गोलीय सतह का द्वारक क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट का हिंदी बोल रहे हैं, देखिए पहले इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए। द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी है, वस्तु एक बिंदु वस्तु के रूप में लिया जाता है। वस्तु एक बिंदु वस्तु के रूप में लिया जाता है जो प्रधान अक्ष पर रखा जाता है। वस्तु एक बिंदु वस्तु के रूप में लिया जाता है जो प्रधान अक्ष पर रखा जाता है, जो प्रधान अक्ष पर रखा जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट है इसका, द इंसिडेंट सरफेस मैक्स स्मॉल एंगल with the principal axis. The incident surface makes a small angle with the principal axis. For incident ray, refracted ray, etc. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, etc. देखिए भाई इसका हिंदी है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण इत्यादि प्रधान अक्ष के साथ हमेशा छोटा कोण बनाता है। आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण इत्यादि प्रधान अक्ष के साथ हमेशा छोटा कोण बनाता है। तो देखिए भाई, तो अभी अगर हम लोग क्लास की बात करें तो 1 घंटा 3 मिनट क्लास हुआ है। अब क्लास शुरू करने में थोड़ा लेट होता है तो छूटने में भी लेट होता है, इसलिए क्लास तो डेली चलना चाहिए। 1 घंटा कम से कम नहीं पढ़ाई होगा तो कैसे करके होगा काम। तो देखिए, तो यहाँ तक हम लोग आज फॉलो किए हैं। अगले दिन कल और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। ये वीडियो जो है आज का पहला क्लास है, ये प्राइवेट भी हो सकता है, तेजी से नोट कर लेना है। थैंक यू।